प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने 25 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 26 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक पार्क क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो प्रौद्योगिकी पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक भौतिक स्थान है जो उच्च प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और ज्ञान को आगे बढ़ाने के इरादे से विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकारी सहयोग का समर्थन करता है। यूनिवर्सिटी रिसर्च पार्क, साइंस पार्क या टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोपोलिस और बायो पार्क के लिए लगभग समानार्थक शब्द है। उपयुक्त शब्द आमतौर पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान की एक संस्था के साथ पार्कों की समृद्धता के प्रकार पर निर्भर करता है, और शायद यह भी ऐसा विज्ञान और अनुसंधान होता है जिसमें पार्क की संस्थाएं व्यस्त होती है। इन पार्कों में उस विश्वविद्यालय के अनुसंधान पार्कों और विज्ञान और तकनीक पार्कों के विशिष्ट उच्च प्रौद्योगिकी वाले व्यापारिक जिलों से भिन्न होते हैं और इसे व्यवस्थित, नियोजित और प्रबंधित किया जाता है। वे विज्ञान केंद्रों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे ऐसे स्थान हैं जहां अनुसंधान का व्यावसायीकरण किया गया है। आमतौर पर पार्कों में कारोबार और संगठन उत्पाद उन्नति और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि औद्योगिक पार्कों के विरोध में होता है, जो विनिर्माण और व्यवसाय पार्कों पर केंद्रित होता है, जो प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा को लिखें। तो प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व एवं संसाधन भूतल के जैविक समुदाय के लिए बने हैं, लेकिन मनुष्य की संसाधनों के अधिकाधिक संग्रहण एवं द्रुत गति से संपन्न बनने की प्रवृत्ति एवं एक मानव समाज द्वारा दूसरे मानव समाज से आगे बढ़ने की ललक से प्राकृतिक पर्यावरण का असंतुलन, शोषण एवं दुरुपयोग हो रहा है। प्रौद्योगिकी विकास होने से भौतिक संसाधनों में निरंतर क्षति हो रही है और अनेक ऐसे रासायनिक, जैविक और विध्वंसक हथियारों के निर्माण एवं उनके प्रयोग से पर्यावरण की गुणवत्ता निरंतर समाप्त हो रही है। व्यापारिक उद्देश्यों से वनों की कटाई ने वनों का सर्वनाश किया। तकनीकी विकास ने वन प्रदेशों को उजाड़ दिया है। नवीन तकनीक के कारण नहरें बनाने, बांध बनाने, खनिज खोदने में अनेकानेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सेवाओं के किन्हीं दो वर्गीकरण का उल्लेख करें, उपयुक्त उदाहरण दें। तो सेवाओं का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इनकी आवश्यकता वहां भी पड़ती है जहां लोग द्वितीय व्यवसायों में संलग्न होते हैं। विनिर्माण उद्योगों में भी विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसमें प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में देखभाल कर सके। तृतीय क्रियाओं में समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित है। इस व्यवसाय को सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत समाज को सेवाएं विभिन्न रूपों में प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में रेल, सड़क, वायुयान सेवा, डाक तार सेवा, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, साहित्य, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क एवं परामर्श, विज्ञापन, वित्त, बीमा, थोक और फुटकर व्यापार, मरम्मत के कार्य जैसे सेवाएं, स्थानीय, राजकीय, राष्ट्रीय प्रशासन, पुलिस, सेना एवं अन्य जन सेवाओं तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उल्लेखनीय हैं। चतुर्थ क्रिया, वर्तमान समय में मानव की आर्थिक क्रिया दिनों दिन बहुत ही विशिष्ट एवं जटिल होती जा रही है, जिसमें क्रियाओं का एक नवीन रूप चतुर्थ क्रियाओं के रूप में सामने आया। मानव की कानून, वित्त, शिक्षा, शोध और संचार से जुड़ी इन आर्थिक गतिविधियों को, जो सूचना के साधन और सूचना के प्रसारण से संबंधित है, चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखें। तो पहला है भू आकृति। किसी भी देश की भू आकृति जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। जहां मैदानी क्षेत्रों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, वहां कृषि हेतु उपजाऊ भूमि तथा नदियों में जल की सतत उपलब्धता रहती है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाई जाती है। तथा पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का अभाव, परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है। जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, वहीं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में कम पाई जाती है। दूसरा है नगरीयकरण।
तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारणों में नगरीकरण प्रमुख है। इस क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता, जनसंचार की सुविधा, परिवहन मार्गों की उपलब्धता इत्यादि के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। औद्योगिकीकरण, तो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप लोगों को रोजगार, परिवहन, संचार, बाजार इत्यादि उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाई जाती है, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर। 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पहला विशेषता है, भारतीय गांव बहुत पुराने हैं, वे भारतीय संस्कृति के मूल आधार माने जाते हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में, यदि गांव की प्राचीन सभ्यता नष्ट हो गई तो देश की अंततः नष्ट हो जाएगी। इनका मुख्य उद्यम खेती करना है। गांव के निर्माण में स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाता है। प्रायः मिट्टी, ईंटों और घास फूस के बने रहते हैं। पत्थर के गांव भी अनेक क्षेत्रों में मिलते हैं। अब विकास के साथ साथ चूना, सीमेंट, लकड़ी व लोहे का भी उपयोग बढ़ता जा रहा है। भारतीय गांव प्रायः चारों ओर से वृक्षों के कुंजों से घिरे रहते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों के निकट नारियल, सुपारी, केले और फलों के वृक्ष तथा अन्यत्र पीपल, नीम, शीशम आदि के वृक्ष मिलते हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएं, तालाब, मंदिर, सराय या पंचायत घर होता है, जहां गांव संबंधी सभी कार्यों का निर्णय लिया जाता है। भारतीय गांव में श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वैश्य, ब्राह्मण, नाई, धोबी, कुम्हार, लुहार एवं अन्य अनुसूचित जाति के लोग सभी अपना कार्य करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं के नाम लिखे। तो सबसे पहला है सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक मतलब नाबार्ड। 32 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। तो यूरेनियम और थोरियम प्रमुख परमाणु खनिज है, जिससे परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। यह भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनके नियमित विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा के नामों से जाना जाता है। भारत में यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु में पाया जाता है। थोरियम छोटा नागपुर पठार तथा केरल की समुद्री तटीय बालू में प्राप्त होता है। भारत विश्व के 6 देशों में से एक है जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक विकसित कर चुके हैं। वायु प्रदूषण क्या है। तो वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेश, वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाती। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। वाष्प एवं धूल के कण विद्यमान रहते हैं। जब किन्हीं कारणों से वायुमंडलीय गैसों का अनुपात बदलने लगता है तो कुछ कणीय पदार्थ वायु में मिल जाते हैं, तो उसका भौतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है। उदारीकरण के लाभों को लिखें। तो उदारीकरण या आर्थिक सुधार एक बृहत अर्थ वाला शब्द है। प्रायः इसका उपयोग अल्पतर सरकारी नियंत्रण, अल्पतर सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी, कारों की अल्पतर आदि के संदर्भ में किया जाता है। उदारीकरण के पल में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि इससे दस्ता आती है और हर एक को अधिक आय प्राप्त होती है। उदारीकरण के लाभ निम्नलिखित है। पूंजीवाद, मुक्त बाजार, वैश्वीकरण, निजीकरण। स्मॉग क्या होता है। तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के कण एवं संघनित जल पिंडों को स्वांग कहते हैं। ओसांग से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता एवं किमी से भी कम होती है। पृष्ठ प्रदेश क्या है। तो किसी भी पतन या बंदरगाह के आसपास के वे राज्य जिनका आयात और निर्यात एक ही पतन से होता है, उसे उस पतन की पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। फिर है, भारतीय रेलवे की किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। तो पहला है समय से परिचालन का अभाव। भारतीय रेल कभी भी समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचती है, हमेशा लेट चलती है। पर्व त्योहारों पर तो इसमें आदमियों को जानवरों की भांति यात्रा करना पड़ता है, फिर भी रेलवे हमेशा घाटा में चलती है। पठारी भूमि पर रेल लाइन बिछाना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन समतल नहीं रहती है, जिसके कारण रेल नंबर 1 डिग्री से 3 डिग्री तक ढल जाती है। फिर है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। इसके 2 कार्यों को लिखें। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके कार्य निम्नलिखित है। योजना आयोग का कार्य देश की प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का आकलन करना है। राष्ट्र के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना। योजना आयोग की भूमिका एक सलाहकार के रूप में अधिक है। फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। तो फुटकर व्यापार सेवा वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वारक से द्वार, डाक आदेश, दूरभाषा, स्वचालित निजी मशीनें तथा इंटरनेट
फुटकर बिक्री के भंडार इसके उदाहरण हैं। अगला है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे। आधारभूत उद्योगों के उत्पादकों का उपयोग बहुधा अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है, अर्थात ये उद्योग अन्य उद्योगों के संचालन के लिए आधार तैयार करते हैं, अतः इन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा अयस्क के कच्चे लोहे या पिंग आयरन का उत्पादन आधारभूत उद्योग है। अगला है जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर करें। तो प्रति एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है तथा प्रति एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों तथा मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 26.1% तथा मृत्यु दर 8.7% थी। अगला है सामूहिक कृषि का वर्णन करें। तो सामूहिक कृषि में विभिन्न क्षेत्रों में खेती की प्रबंध समितियां होती है, उनका मुखिया प्रबंधक सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें वस्तुतः 2 प्रकार के फार्म बनाए गए हैं। कृषि भूमि के किसानों, पशुओं या मेहनत कशों के छोटे छोटे समूहों को मिलाकर सामूहिक फार्म बनाए गए। सैद्धांतिक रूप से इनके प्रबंधक और मालिक किसान नहीं है, परंतु व्यापार योजना या नीति निर्धारण पर सरकार का नियंत्रण है। इसमें वैज्ञानिक विधियों से भूमि सुधार करके नगदी खेती की जाती है। साथ ही गेहूं, जौ, मक्का, राई, आलू भी उत्पादित होते हैं। यहाँ तक कि वन रोपण और पशुपालन का कार्य भी होता है। 43 है पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख करें। तो प्रकृति में जीवों के रहने के लिए एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र अति आवश्यक है। यदि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र में ना हो तो ऐसा संभव है कि कुछ समय बाद हरे पौधे अतिवृद्धि एवं अति संकुचितता के कारण स्वयं नष्ट हो जाए। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं का भविष्य प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता एवं उत्पादकों से बहुत निकट रूप से संबंधित है। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में सांपों की संख्या अधिक बढ़ जाए तो चूहों की संख्या समाप्त हो जाएगी। इसके कारण सांपों की संख्या पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 बनाए हैं, जो पार्ट 2 का, उसमें हम लोग आगे के और प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।